दे वर नॉट द राइट क्वेश्चन टू आस्क। एक भारतीय के रूप में बड़ा होना हमें सिखाता है कि हमारी असंख्य कहानियाँ जो हमारे अतीत से जुड़ी है, उन कहानियों से हम सबको एक अलग लगाव है, गहरा संबंध है। शायद ये लोग वो कर दे जो बाहरी आक्रमणकारी सदियों से नहीं कर पाए। भारतीय संस्कृति को बिल्कुल अपरिवर्तनीय रूप से नष्ट कर देना। एंशिएंट ग्रीक में दो तरह की इंटेलेक्चुअल मूवमेंट साथ के साथ पनप रही थी। पहले थे बार्ड्स, जो अपने कमज़ोर अतीत का लोगों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करते थे, जो गांव-गांव में जाकर लोगों की भीड़ को अपने किस्से, कहानियाँ, कविताओं से मनोरंजित करते थे। वे अपनी पूर्व काल की कहानियों को, जिसमें हर तरह के किरदार, दैविक भी और इंसान भी, वो इस तरह से सुनाते थे कि जिससे वो समाज की बुराइयों को अपने तरीके से लोगों तक पहुँचा पाए। और दूसरा दल, जिन्हें हम फिलोसफर्स कहेंगे, तो ये ग्रुप, जिनको बार्ड्स का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं था, उन सबको लगता था कि कहानियाँ जो ये सुना रहे हैं वो तर्कहीन हैं, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, अतीत के बारे में मनगढ़ंत है। इसकी वजह से लोग तर्क करना भूलकर अपनी भावनाओं के गुलाम हो जाएंगे। दे अपोज्ड मिथ टू हिस्ट्री एंड इमोशन टू रीजन्स। इससे पहले कि इन दोनों प्रवृत्तियों में से कोई भी एक हावी होता, पूरी ग्रीक सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई। और कई सौ साल बाद मिडल ईस्ट में एक देश था, जूडिया, जहाँ के लोगों को ज्यूस कहते थे। ये उस समय की बात है जब रोमन एम्पायर बड़ी तेज़ी से फैल रहा था। सबकी तरह ज्यूस की भी अपनी कहानी थी कि कैसे भगवान को भूलने पर उनके 12 कबीलों को शाप मिला कि वे सब अलग अलग देशों में बंटकर अपने अतीत को भूल जाएंगे, और फिर सालों बाद एक मसीहा आएगा और सबको एक करके मानव जाति का विकास करेगा। दिलचस्प यहाँ पर कहानी नहीं, बल्कि कहानी के लिए लोगों का नज़रिया। वो मानते थे कि धरती पर ऐसा ही हुआ है, और कई ज्यूस तो मान चुके थे कि मसीहा धरती पर आ चुके हैं। ज़्यादातर ज्यूस को ये बात पसंद नहीं आ रही थी कि जीसस ही क्राइस्ट है और गॉड ने उनको इजराइल को बचाने के लिए धरती पर भेजा है। अब जो मानते थे कि जीसस ही क्राइस्ट है, दे कम विद अ स्टेटमेंट दैट, उन्होंने बताना चाहा कि सिर्फ इजराइल ही नहीं, पूरी मानव जाति के सल्वेशन के लिए जीसस अर्थ पर आए हैं। शुरुआती क्रिश्चियंस पूरे मन से बिलीव करते थे कि उनकी कहानी उनकी ही नहीं, पूरी मानव जाति की है। हर एक घटना जो बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में लिखी हुई है सच है। जीसस ऑफ नाज़रेथ ही क्राइस्ट है, जो रोमन से क्रूसिफाइड होकर 3 दिन बाद फिर जिंदा हुए और हम सबको सल्वेशन प्रॉमिस की। अब सिर्फ ज्यूस को ही नहीं, क्रिश्चियंस को भी रोमन एम्पायर के इंटेलेक्चुअल्स के सामने अपने क्लेम्स साबित करने थे। रोमन्स ने ज्यूस के ट्रेडिशंस को तो एक्सेप्ट कर लिया था, पर वो ये कभी भी नहीं मान सकते थे कि जीसस की स्टोरी ही पूरी मानव जाति की हिस्ट्री है। क्रिश्चियंस की सारी बातें उन्हें बचकानी लग रही थी। क्रिश्चियंस को ज़्यादा से ज़्यादा जोर लगाना पड़ा कि वो सच कह रहे हैं, ये बस एक कहानी नहीं है जो बाइबल में लिखा है, वो सिर्फ ज्यूस की नहीं, पूरी ह्यूमन काइंड की हिस्ट्री है। द क्रिश्चियन गॉड इज़ द गॉड ऑफ ह्यूमन काइंड। हालांकि क्रिश्चियंस ने धीरे धीरे बहुत से लोगों को कन्वर्ट किया, और एम्परर कॉन्स्टेंटाइन के कन्वर्ट होने से अब उनके पास पॉलिटिकल पावर भी आ गई। अब इंसान को ये पता लगाना है कि भगवान का इरादा क्या है इस दुनिया के साथ। ईसाई जिस दुनिया के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे थे, उन्हें ये पता लग गया था कि ऐसा जल्दी नहीं होने वाला। सोचो, जब तुम दुनिया में होने वाली हर चीज़ें या घटनाओं को भगवान की इच्छा मानते हो, और ऐसा ही भविष्य में भी होगा, क्योंकि हमारे अतीत को खुरेद कर समझने की क्षमता या संभावना वर्तमान के मुकाबले ज़्यादा है। जैसे अतीत में जीसस क्राइस्ट ने अपने जीवन काल में जो जो किया, उनके संकेतों को समझने के लिए अतीत को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब हम अतीत का सही तरीके से अध्ययन करेंगे, तभी हम ईश्वर की इच्छाएं और उनके संदेश समझ पाएंगे। चली आ रही मिथ्या कहानियाँ इसका तोड़ नहीं हैं, और बाइबल में पहले ही यह काम हो चुका है। जैसे उसमें क्राइस्ट के धरती पर आने तक के सारे इवेंट डॉक्यूमेंटेड है। जीसस क्राइस्ट के बाद क्रिश्चियन चर्चेस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनाए गए। अब नतीजा ये हुआ कि इन चर्चेस का इतिहास भी किसी न किसी को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, बिल्कुल जैसे बाइबल ने जीसस क्राइस्ट के आने का किया था। उस समय की सबसे बड़ी कम्युनिटी बिलीवर्स की। अब सेंट अगस्टिन के पास जिम्मेदारी थी कि वो दुनिया को बताए कि हमें अपने अतीत को किस तरीके से समझना चाहिए, जिसमें हम ईश्वर के साथ जुड़ सके। हाउ ऑट वन स्टडी द पास्ट। फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री डिफाइन कर दी गई कि द करेक्ट वे ऑफ लर्निंग पास्ट। और ये ज़रूरी था कि उनके सारे के सारे क्लेम्स पास्ट को लेकर सच हो, क्योंकि अगर वो सच नहीं हुए तो सारी की सारी इंसानियत जो अब तक गलत धारणाओं के जरिए अपना जीवन बिता रही थी, उन सब का भविष्य अंधकार में होगा। क्योंकि जो सवाल सेंट अगस्टिन बनाना चाह रहे थे, वो क्रिश्चियन थियोलॉजी के लिए बहुत ज़रूरी था। जाहिर तौर से उनके लिए एक ही तरीका था अतीत को देखने का, जिससे वो इस सवाल का जवाब दे सके। हाउ वन टू स्टडी द पास्ट। एज पर अगस्टिन, सिर्फ एंशिएंट स्क्रिप्चर्स और दूसरों की राइटिंग्स के बलबूते ही हम पास्ट को समझ सकते हैं।
बाइबल ही ऐसी किताब है जिससे सब कुछ मिल सकता है। जो सच अगस्तिन ने ढूंढा उसे किसी भी उल्लेख या संग्रह में नकारा या फिर साबित नहीं किया गया, क्योंकि वो जीसस के क्राइस्ट होने का सच था, बाइबल का सच था। यहाँ दो धारणाएं हैं। पहली, वाई स्टडी द पास्ट एट ऑल, क्योंकि हमें जानना है कि हमारी कहानियाँ सच है कि नहीं। पर क्यों जानना है हमें? अगर वो सच नहीं निकली तो क्या फ़र्क पड़ता है, जब तक वो कहानियाँ हमें जीवन जीने का सही तरीका बताती है, हमें प्रेरणा देती है। क्या यही वजह नहीं है हमारे इतिहास को पढ़ने का, अतीत को समझने का? अगर इन सवालों का जवाब देंगे तो दूसरी धारणाएं ये आ जाएंगी कि वास्तव में सच क्या है, द रियल मीनिंग ऑफ ट्रुथ। हिस्टोरियन सच की तलाश सबूतों के आधार पर करते हैं। सच को लेकर सबकी अपनी धारणाएं या भाव होते हैं, क्योंकि कोई दूसरों की लिखी किताबें पढ़कर उनके स्रोत को आधार मानकर हम ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी बातें चीज़ों को समझाने के बजाय बस तथ्य और निहित किताबों के बीच किसी प्रकार के संबंध पर जोड़ देते हैं। What historians actually do, वो हम भी यही सोचते हैं कि वो अतीत के बारे में जवाब ढूंढ रहे हैं, जबकि वो सिर्फ तथ्य और फैक्टॉइड्स को इकट्ठा कर रहे हैं। ना ही हिस्टोरियंस को, ना ही हमें पढ़ने वालों को ये पता होता है कि जो वो ढूंढ रहे हैं क्या सच में उसकी वास्तविक सच्चाई उन्होंने ढूंढ ली है, तो वो ढूंढना चाहते ही क्यों हैं। द आर्काइव्स ऑफ हिस्टोरियंस इज़ नॉट सम काइंड ऑफ कलेक्टिव मेमोरी ऑफ ह्यूमन पास्ट। ये वही है जो हमेशा संग्रहालयों की अलमारियों में रखी बस धूल खाते रहेंगे। टू फेस ऑफ द सेम कॉइन, सिक्के के दो चेहरे। जैसे दूसरे देशों और लोगों के पास्ट को देखने और समझने का एक नज़रिया होता है। जैसे सन 1160 में पीटर कॉमेस्टर, चांसलर ऑफ नोटे डॉम ऑफ पेरिस ने एक किताब लिखी थी, हिस्टोरिया स्कॉलस्टिका। उस किताब ने पूरे यूरोप में ख्याति पाई थी। उन्होंने अपनी सेक्रेड हिस्ट्री का अनुबंध लिखा, मतलब अलग अलग कैरेक्टर्स को लेकर छोटी छोटी कहानियाँ लिखी, जिसमें ग्रीक मिथ से लेकर एंशिएंट इजिप्ट के देवी देवता सब शामिल थे। अगर हम दूसरे नज़रिए की बात करें जो सिक्के की दूसरी तरफ हमारा ध्यान खींचता है, जो इन सब कहानियों की निंदा या अपेक्षा करता है, जैसे बेबिंगटन मैकलॉय ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने ये मांग रखी थी कि भारत में ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम की सख्त ज़रूरत है, संस्कृत में पढ़ाई जा रही किताबें और कहानियाँ सब व्यर्थ है। सिक्के का पहला चेहरा जो लोगों की कहानियाँ और उनकी संस्कृति की इज्जत करते हुए एक अलग नज़रिए से उनमें छुपे हुए सच को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों ने ये सब लिखा है उनका तरीका और समझ अतीत के लिए अलग रही होगी। इस तरह से यूरोपियन इंटेलेक्चुअल ने इटालियन रेनेसेंस के दौरान ग्रीक मिथ को समझा, जैसे उनमें बहादुरी, ईमानदारी, हिम्मत, इच्छा शक्ति, ये सब गुण अलग अलग देवताओं को दर्शाते हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। ऑन द अदर हैंड, द हीरोज़ ऑफ यूरोपियन एनलाइटमेंट सिक्के के दूसरे चेहरे को दर्शाते हैं। मिथ और लेजेंड्स के विरोध में, जो कि बस मनगढ़ंत कहानियाँ और झूठ है, वो फैक्ट्स और हिस्ट्री को ज़्यादा तवज्जो देते थे। उनका कहना था कि ये सिर्फ लेखक की कल्पना है जो अतीत के बारे में झूठ के अलावा और कुछ नहीं। इनको मनोरंजन की दृष्टि से अलग करके अगर कोई दर्जा देते हैं तो फिर हम बस अंधकार और माया में ही फंस कर रह जाएंगे। इन दोनों विचारों का एक ही समान अंत है कि इन कहानियों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये वास्तव में अतीत के बारे में नहीं है, बस इंसान की कल्पना का परिणाम है। सिर्फ हिस्टोग्राफी ही हमें असली अतीत के बारे में बता सकती थी, जैसे हमारी अपनी कहानियाँ असली है ही नहीं, वो दुनिया और घटनाओं का विवरण है ही नहीं। पर ये सब हमें लेखक की सोच और उसके आसपास हो रही घटनाओं या दुनिया का मानचित्र अप्रत्यक्ष रूप से नहीं समझाते। अगर ये सब कहानियाँ सच में गलत हैं तो क्यों पुराने समय के महान लेखकों ने इन सब की रचना की? अगर थ्यूसिडाइड्स एम्पेरिकल हिस्ट्री लिख सकता है तो वाल्मीकि और व्यास ने ये सब क्यों नहीं लिखा? इस सवाल पर कोई गौर नहीं करता। पर सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों तथ्यों में कि ये जानते हैं और बिलीव करते हैं कि अतीत को कैसे पढ़ा जाए। कॉमेस्टर के लिए उनकी थियोलॉजी ने उन्हें यकीन दिलाया। मैकलॉय जैसे लोगों के लिए ये जाहिर था कि उन्हें ये पता है कि हमें क्या करना है, पर पुरानी जनरेशन को नहीं पता। इन्हें गलत मत समझना, दे वर नॉट डिफेंडिंग सम साइंटिफिक ओरिएंटेशन फॉर ह्यूमन पास्ट। उनका भी थियोलॉजिकल एटीट्यूड था, जस्ट लाइक कॉमेस्टर। मिरेकल्स या चमत्कार, यही एक विषय है जो विवाद की जड़ बना था कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट के बीच।
कैथोलिक्स मानते हैं कि दुनिया में चमत्कार होते हैं, वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट अकर्स। वो संत महात्माओं के जाने के बाद उनके निवास स्थान को तीर्थ मानते थे और उन्हें देवताओं की तरह पूजते थे। इन्हीं भावनाओं के बिल्कुल विपरीत, जो चमत्कार और संतों में जरा भी विश्वास नहीं करते थे, प्रोटेस्टेंट, वो किसी भी तरह के दावों को खारिज करते थे। संक्षेप में, उनकी थियोलॉजी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि हमें अपने अतीत को समझने के लिए एक अलग तरह के विज्ञान की जरूरत है, जिसमें कोई भी मनगढ़ंत कहानियां की जगह नहीं है। अगर बाइबल के बाहर किसी भी तरह के चमत्कार की बात होती है तो वो हमारे मन की बीमारी है। हमारे अतीत में वही सब हुआ है जो एक इंसान अपने जीवन काल में हासिल कर सकता है, नथिंग सुपरनैचुरल। ऐसा मानना और सोचना कि अतीत से हम आज के जीवन व्यापन का रहस्य सीख सकते हैं, वो सरासर गलत है। यूरोपियन और एनलाइटमेंट थिंकर्स मेयरली रिप्रोड्यूस दिस थियोलॉजिकल स्टैंड्स टुवर्ड द ह्यूमन पास्ट। मैक्लॉय भी इसी कट्टरता का पालन करने वाला था। अंडर द कॉलोनियल रूल, अंग्रेजों ने जबरदस्ती अपने विचारों और विश्वास को हम पर थोपना चाहा। उन्होंने हमारे अतीत के बारे में इस तरह से पूछताछ करी जिससे हम आदी नहीं थे। हमारी कहानियाँ, पुराण, रामायण, महाभारत हिस्टोग्राफी की कैटेगरी में डाल दी। पुराण, उपकथा, रामायण, इन सब को इस तरह से लिया जैसे ये हिस्टोग्राफीज हो, और हमारा उपहास किया इन सब में विश्वास या इनको असली मानने पर। हमारे बुद्धिजीवियों ने वही रास्ते अपनाए जो उनके सामने थे। या तो अपनी पुराणों और कथाओं की सच्चाइयों को मत मानो, या इन सब की सच्चाई को साबित करो कि ऐसा अतीत में सच में हुआ है। ये किसी के दिमाग में नहीं आया कि इनकी संस्कृति को एक बार समझे। कहाँ से आए हैं ये लोग, ऐसे सवाल और बातें क्यों कर रहे हैं। इन सब ने मान लिया कि इन सब के सवालों के पीछे कोई ठोस कारण और तर्क है। पहले चरण में हमने मान लिया कि भारत में हिस्टोग्राफी की कमी है और सब निकल पड़े इसको हल करने में, बाय राइटिंग हिस्ट्रीज ऑफ इंडिया। दूसरे चरण में हमने अंग्रेजों के साथ मिलकर भारतीय संस्कृति का मजाक बनाना शुरू किया। तीसरे चरण में बस यूरोपियन हिस्टोग्राफीज को अपने अंडर ले लिया और निकल गए उस पर मिर्च मसाला डालने। ये वही प्रेडिक्टेबल रिएक्शन है प्रोटेस्टेंट्स क्रिटिक का इंडियन ट्रेडिशन के प्रति। व्हाट डू दिस हिस्टोग्राफीज अकम्प्लिश? कि महाभारत और रामायण के युद्ध हुए थे, पर ये सिर्फ पोएटिक एग्जैगरेशन है। दूसरे शब्दों में, रामायण और महाभारत और अन्य सारी कथाएं जो हमारे अतीत से संबंध रखती है, वो सब हमारे अयोग्य कवियों और लोगों की गलती है, जिसमें सिर्फ लोगों को और घटनाओं को बढ़ा चढ़ा के दिखाया है। अयोग्य इसलिए कि हम वो नहीं कर पाए जो विदेशी लेखकों ने करके दिखाया, जिसे आज के हिस्टोरियंस डिसाइफर या समझ सकते हैं। एक तरह से अभी तक नुकसान उतना बड़ा नहीं हुआ था। वो सीमित इसलिए था क्योंकि बहुत से पढ़े लिखे हिस्टोरियंस एक साथ एक चीज़ एक दूसरे के साथ साझा करते थे, वो था भारतीय सभ्यता और उसकी संस्कृति का तिरस्कार, और अनजान थे इन वैज्ञानिक प्रश्नों की मूल प्रवृत्ति पर कि ये किस आधार पर हमसे प्रश्न कर रहे हैं। दे हैव बिल्ड द वॉल बिटवीन सेक्युलरिज्म एंड रिलीजियोसिटी ऑफ द इंडियन मासेस। आज खासकर पिछले कुछ दशक में पूरी की पूरी धारणा ही बदल गई। ये बहुत जरूरी है कि हम इस बदलाव को सही तरीके से समझें। ब्रिटिश लिबरलिज्म जैसे स्वतंत्र विचार और नेहरूवियन सेक्युलरिज्म जैसे नास्तिकवाद, दोनों धारणाओं ने एक अलग प्रतिक्रिया को अस्तित्व में ला दिया। पहली, जो वेस्ट को ऊंची नजरों से देखते थे और भारतीय संस्कृति का उपहास करते हैं। मैं इसके बिल्कुल विपरीत बात करूंगा, पर वो भी ब्रिटिश प्रोटेस्टेंटिज्म की ही देन है। ये प्रवृत्ति दूसरे रास्ते जाती है। ये दावा करते हैं कि हमारी कहानियाँ, हमारी हिस्ट्री है, हमारे पास भी हिस्टोग्राफीज है, हम अपने अतीत को जानते हैं, वो जैसा हुआ था सच्चाई को जानते हैं। ये सब मनगढ़ंत या काल्पनिक अतिशयोक्ति नहीं है। इस नज़रिए ने उन्हें मजबूर किया कि वे भारत के असली अतीत को ढूंढे, सबूतों के आधार पर जो दुनिया को समझ आएंगे। एक तरफ वो अंदर से भारतीय संस्कृति की गहराई समझते हैं और बाहरी लोगों के भारतीय संस्कृति के विवरण की प्रतिक्रिया भी करते हैं। वो ये भी समझते हैं कि दुनिया में एक से ज़्यादा तरीके हैं रहने के लिए और बाकी रिलीजन भी उनमें से एक है, पर वो इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्रिश्चियन आइडियोलॉजी ही सही उदाहरण है, पर खुद भी पश्चिम सभ्यताओं से अनभिज्ञ है। उनके बीच में ज़्यादा बुद्धिजीवी नहीं है, रिसर्च करने की एबिलिटी उतनी नहीं है। वही सबने पढ़ा जो दुनिया के सामने उपलब्ध है। शायद ये लोग वो कर दे जो बाहरी आक्रमणकारी सदियों से नहीं कर पाए, भारतीय संस्कृति को बिल्कुल अपरिवर्तनीय रूप से नष्ट कर देना। वे ये सब अनजाने में करेंगे, ये सोचते हुए कि हम भारतीय सभ्यता को बचा रहे हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। हमारी असंख्य कहानियाँ जो हमारे अतीत से जुड़ी है, उन कहानियों से हम सबको एक अलग लगाव है, गहरा संबंध है। हम रामायण महाभारत ऐसे पढ़ते हैं जैसे राम युधिष्ठिर हमारे ही राजा थे।
द्रौपदी अभिमन्यु से एक जुड़ाव महसूस करते हैं। हम सब रोते हैं एकलव्य की कहानी सुनकर। कर्ण के भाग्य से हम सब प्रभावित होते आए हैं। इन सब लोगों से हर कोई असंख्य तरीकों से अपने आप को जुड़ा हुआ पाता है, जो कभी हमने अपने फोर फादर्स के साथ महसूस नहीं किया, पर ये सब हमें अपने लगते हैं। बचपन में हम सब सोचते होंगे ये कौन सी जगहों पर रहते होंगे, कौन सी लैंग्वेज में बात करते होंगे। यक्ष ने युधिष्ठिर से किस भाषा में प्रश्न पूछे होंगे। हनुमान और सीता ने रावण से किस तरह बात की होगी। क्या वानर उस समय की कोई अलग प्रजाति रही होगी। और बहुत से सवाल मन में घर कर बैठे। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमने अपनी साइंस और ज्योग्राफी पढ़ना शुरू किया। हमने दोनों को मिलाने की भी कोशिश की कि त्रेता युग कैसे हो सकता है जबकि हमारी प्रजाति सिर्फ 50,000 साल पुरानी है। भीम में कैसे 1000 हाथियों की ताकत हो सकती है। रामायण में पुष्पक विमान कैसे उड़ता होगा। इन सब का जवाब पाने के लिए हम अपने बड़े बूढ़ों के पास जाते थे, जिनके पास भी इसके जवाब नहीं थे, पर वे अपनी बातों से हमें संतुष्ट कर देते थे। समय के साथ हमने सवाल पूछने भी बंद कर दिए, क्योंकि हम समझ गए कि ये सही प्रश्न नहीं है। They were not the right question to ask। एक भारतीय के रूप में बड़ा होना हमें सिखाता है कि इन कहानियों की तुलना हमें अपने स्कूल की वही 1-2 किताबों के दावों पर नहीं करनी चाहिए। हमें सीखना है कि इन कहानियों की सच्चाई हमारे मानने या ना मानने से पूरी तरह स्वतंत्र है। हमारे अतीत की कोई कहानी धरती पर घटित हुई थी या नहीं, इन ग्रंथों को स्वीकार करने के लिए ये तथ्य बिल्कुल ही अप्रासंगिक है। और ये रवैया तब तक काम करेगा जब तक हम ये विचार नहीं लाते कि हमारी कहानियों को स्वीकार करने का आधार उनका ऐतिहासिक सत्य है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, हमारे ग्रंथ अपने ऐतिहासिक सत्य से पूरी तरह स्वतंत्र है। क्या होगा जब ये हिस्टोरिकल क्लेम्स लोगों की चेतना में समा जाएंगे। पहले के ज़माने में खुशी और उत्साह इसलिए नहीं था कि सब जानते थे कि जो रामायण में हुआ वो सत्य है, बल्कि इसलिए कि हमें लगता था कि अतीत से हमारा जुड़ाव बहुत ठोस है। हमें लगता है कि हम इन पुरानी जगहों को पहचानते हैं। ये द्वारका, मथुरा, कुरुक्षेत्र, ये सब हमारे शहर हैं, हमारा अतीत है। अचानक से हमारे मन को हर्ष होता है जब हम वृंदावन की गलियों में होते हैं। कुछ ही घंटों में हम अयोध्या या बनारस जा सकते हैं। लेकिन ये बस पहला चरण है। आने वाले आगामी चरण में क्या होगा जब ये हिस्टोरिकल क्लेम्स को आगे बढ़ाया जाएगा, जैसा कि होने ही वाला है। अगर हम इन बातों पर विचार करें, ये बहुत ही सामान्य जानकारी हो जाएगी कि महाभारत का युद्ध सिर्फ कुछ उत्तर भारत के कबीलों के बीच एक आम युद्ध था। राम भी कहीं के एक आम राजा थे। संक्षेप में हम ये समझ लेंगे कि हमारी एपिक्स और पुराण का लेखन बहुत बुरी तरह से हुआ है। ठीक उसी तरह से नई पीढ़ी का विकास भी होगा। कौन फिर राम और कृष्ण के बारे में पढ़ना और समझना चाहेगा। कितने लोग इन मंदिरों का असली महत्व और मतलब समझेंगे। जब ये सारी बातें आम हो जाएगी, हम ये मानेंगे कि कुछ स्थानीय घटनाओं को हमारे पूर्वजों ने भारत की हिस्ट्री के रूप में लिखा है, तो क्या ही संबंध रह जाएगा हमारे अतीत से। शायद उन्हें अपने अतीत पर भी शर्म आएगी। सब सोचेंगे कि दुनिया ने भारत के बारे में जो भी बताया है, इस तरह की कहानियाँ और इन सब की पुष्टि करती है। जैसे भारतीय संस्कृति और रिलीजन सिर्फ मनुष्य पर बड़े पैमाने पर अत्याचार करने के लिए बनाया गया हो, जिसमें तर्क लॉजिक की कोई जगह नहीं है, और ये सब अंधविश्वास है। हमने पहला चरण पार भी कर लिया है, और भारत की कुछ संस्थाएं इसके बाद के चरण को भी अंजाम दे चुकी है। भारत को बचाने का चरण। हिस्टोरिकल ट्रुथ की प्रकृति को जानने के बजाय, ये पूछने की बजाय कि ये आया कहाँ से है, सच में क्या संबंध है इंसान का उसके अतीत से, उन लोगों की संस्कृति जानने की बजाय जो ये सवाल पूछ रहे हैं, ये सब विचारक हमारे ग्रंथ और महाकाव्य की असलियत साबित करने में लगे हैं। अनजाने में ही सही, पर ये वो कर देंगे जो आक्रमणकारी हमेशा से चाहते थे। जो दुनिया 1000 सालों में नहीं कर पाई, वो हम कुछ दशकों में ही कर देंगे। लोगों के अतीत को नष्ट करने के लिए ऑल यू नीड इज टू गिव देम हिस्ट्री। जिसे आज हम हिस्ट्री कहते या पढ़ते हैं, वो सिर्फ यूरोपियन कल्चर का सेकुलराइजेशन है। पहले के समय से ही सारे अब्राहमिक रिलीजन अपने से अलग धर्मों का विरोध ही करते आ रहे हैं, और सबसे दुख की बात यह है कि अपनी सभ्यता को प्रमाण देने के चक्कर में हम सब भूल जाएंगे कि वास्तव में हमारी संस्कृति किस बुनियाद पर टिकी है। दूसरों को संतुष्ट करने के लिए उन्हीं के सुझाए हुए हिस्टोरिकल फैक्ट्स को अपना के अपनी संस्कृति का पूर्ण रूप से सर्वनाश कर लेंगे। अब जो सवाल हमारे सामने है वो ये है कि सच में हमें वो हिस्ट्री चाहिए जो क्रिश्चियनिटी ने लिखी है, और क्या हमें अपने अतीत को बनाए रखने की आवश्यकता है भी। पहले तो हमें ये समझना होगा कि जो हमारे पास है वो इतिहास है, जिसमें सिर्फ एम्पेरिकल मार्कर्स नहीं, तो फिर क्या अलग है इसमें, हमें क्यों इसको साबित करना है।